Hi everyone. Many students requested this chapter, so today we are starting chapter electricity. Let's begin. So let's start with introduction of this chapter. So what is this electricity? Electricity क्या होता है? देखिए electricity होता क्या है? Flow of electric charge. मतलब जब charges flow होते हैं तभी क्या होता है? तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारा फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, चार्जर हो गया, इन सब में क्या होता है? चार्जेस फ्लो होते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए इसमें दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए एक स्टैटिक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये एक ऐसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्जेस क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे देखिए जब लाइटनिंग होती है या फिर हम कॉम्ब को लेते हैं और अपने हेयर्स पे रब करते हैं और उससे पेपर्स को अट्रैक्ट, उससे क्या होता है? पेपर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक टाइप का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मैम? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, राइट। जैसे कि अब जैसे आपका बल्ब हो गया, अगर आप जो बल्ब क्या होता है? ग्लो करता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं या इलेक्ट्रिक फैन हो गया, तो ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का देखिए सिंबल क्या है? आई। पहले तो आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है मैम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्जेस फ्लो होते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। हम उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। दो तरीके के चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर किसी का आपको फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में। फिर हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और PYQs करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ आई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है आपका? चार्ज। और टी क्या है? टाइम। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। पर हमने ये पढ़ा है ना कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्यों? रीज़न इज़ दैट, देखिए रीज़न ये है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशंस के लॉ को नहीं ओबे करता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं? एमीटर से। और ये एमीटर किस में कनेक्टेड होते हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? फ्लो ऑफ चार्ज, फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? एमीटर को मेज़र करने, मतलब इट इज़ यूज टू मेज़र। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेज़र करते हैं? एमीटर से। और ये एमीटर किससे कनेक्टेड होता है? मतलब कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज़ में। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सी देखिए, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है और करंट की डायरेक्शन होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। करंट कैसे मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो कैसे मूव करता है? ये मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन है और जो ब्लू ब्लू कलर का है वो क्या है आपका? दैट इज करंट। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं,
इसमें देखिए ये एक बैटरी है, जैसे हम किसी भी डिवाइस को है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, या सेल से या बैटरी से, ठीक है। तो ये देखिए एक बैटरी है, उसमें दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब अभी हमने देखा था करंट को हम किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से मेज़र करते हैं, जो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये देखिए एमीटर। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है अ चार्ज ऑफ 30 कूलम्ब, चार्ज क्या है आपका 30 कूलम्ब, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 15 सेकेंड्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपको ईजिली पहले आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो लिखना है। गिवन जैसे है क्यू कितना दे रखा, 30 कूलम्ब, मतलब एक चार्ज दे रखा जिसको हमने क्यू से डिनोट किया था। टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना, जिसमें हमारा क्यू कितना है 30 कूलम्ब, और हमारा टाइम कितना है 15 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 एम्पियर, और एम्पियर होता है ना उसकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट जैसे आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर टू फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द चार्ज। अब इसमें हमसे चार्ज पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा। आई इज इक्वल टू 0.25, टाइम आपको 20 मिनट्स दे रखा है। मिनट्स को सेकंड में चेंज कर देंगे। मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए किस में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा, यही 1200 सेकेंड। अब हम निकाल लेंगे आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यही लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पर इसमें हम क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू टी। अब देखिए हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 कूलम्ब। नेक्स्ट जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में आया था। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, इसमें पूछा है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है। और अगर इफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द डायरेक्शनल ऑफ कन्वेंशनल करंट, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको सारे आंसर्स आते हैं। मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, a study of current of 1 ampere is flowing through a conductor, calculate the number of electrons through any cross section of a conductor in 1 second। मतलब ये आपको ये अलग अलग जो हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसे डिफाइन करिए। 2015 में आया था एक क्वेश्चन, और उसकी डायरेक्शन पूछी है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी से ए की तरफ, तो करंट कैसे मूव करेगा आपको पता है, जस्ट अपोजिट ए से बी की तरफ मूव करेगा, आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अगर 1 एम्पियर है फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सेशन, जिसमें आपको टाइम दे रखा है और गिवन दे रखा है, गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको पता है, हमने डिस्कस भी कर लिया बार बार। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट एम्पियर। अब पूछा 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू 1 सेशन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अरे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं ना, जिसमें आई क्या होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, जिसमें ये चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, सेम उसी चीज़ को डिफाइन कर दिया 1 एम्पियर। नाउ डायरेक्शन अभी मैंने डिस्कस किया, अगर करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी से ए, तो करंट जस्ट अपोजिट ए से बी। अब देखिए कन्वेंशनल करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब इसका एक न्यूमेरिकल आपको दिया था वो डिस्कस कर ले। देखिए आपको 1 एम्पियर करंट दे रखा था, टाइम 1 सेकेंड दे रखा था, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे रखी थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया था, वो चार्ज नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखिए हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे।
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें Q निकालेंगे। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, जिसमें हमें Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता चल जाएगा 1 कूलाम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि किसी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, और I जो है, ये जो Q है, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N जो है उसका फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? ये कि मैम N इज इक्वल टू Q अपॉन E होता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने ऑलरेडी निकाल दिया, तो आपको याद रखना है मैम N इज इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन E, जिसमें N इज इक्वल टू Q आपको ऑलरेडी निकाल रखा है, और E की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 1.6 × 10 की पावर -19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी से रिलेटेड, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। फाइंड चार्ज। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन फिर से दे रखा है ऑन 1000 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे चार्ज निकालने के लिए पूछा है, राइट? तो कैसे लिखोगे? देखो मीन्स आपको अब दे रखा है, एक सेकेंड रुको, अब इसमें क्या दे रखा है? फाइंड चार्ज, मतलब आपको क्यों नहीं पता है, राइट? नहीं पता है ना? नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, कितना होता है ये आपको गिवन, मतलब ये चीज़ आपको दी जाएगी 1.6 इंटू, और आपको याद भी रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या पढ़ रहे थे? N इज इक्वल टू, अभी हमने क्या डिस्कस किया? N इज इक्वल टू Q अपॉन E, जिसमें E की वैल्यू आपको याद रखना होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये ऑलरेडी है, इस बार बोला है 1000 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर दे रखा है, तो नंबर कितना दे रखा है? N कितना दे रखा है? 1000। बस Q इज इक्वल टू NE लगा दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, और इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब देखिए बार बार हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? Q से, कैपिटल Q या स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो कैपिटल Q है इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखिए चार्जेस दो होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव वाला प्रोटॉन होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलाम होती है। अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, आपको चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो आपको याद रखना होगा, दैट इज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, राइट? और जिसमें अभी हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मूला, अभी आपने देखा था ना, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, बार बार देख रहे थे, तो हम Q इज इक्वल टू N इंटू E लिख देंगे। N क्या है अब यहाँ से समझ सकते हैं आप अच्छे से। N क्या है मैम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q क्या है? टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। देखिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं, एक सेकेंड, देखिए न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या घूमता है? नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का भी हमने पढ़ा था कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, और एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है? 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने फाइंड आउट भी किया था। नाउ ये कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। अब बॉडी, अब देखिए इसमें चार्ज आपको पता चल गया, ये Q है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम तरीके से मैम Q इज ऑलरेडी गिवन, मैम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ये लो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, E की वैल्यू 1.6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है, फॉर्मूला लगा और आपके आंसर आ जाएंगे, राइट? इसमें भी देखो सेम इसी तरीके से,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इस तरीके से क्वेश्चन अभी हमने बहुत सारे डिस्कस किए कि अब बोला है दो कूलम्ब पे कितना लगेगा। आपको ऑलरेडी हमने बता दिया एक कूलम्ब की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 कूलम्ब पे कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखिए वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वर्क डन हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क डन हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए वर्क डन बार बार कह रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, राइट। वी से डिनोट करते हैं, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब कितना वर्क डन होता है, मतलब कितना काम होता है किसी चार्ज को मूव करने में, क्योंकि चार्ज ही तो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मैम चार्ज क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट होता है। और किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर को। याद है आपको करंट को किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से। अब मैम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट भी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अ बैटरी पुशेस चार्जेस लाइक प्रेशर पुशेस वाटर। लाइक बैटरी जो है जैसे पुश करता है चार्जेस को, जैसे, या फिर आप मान सकते हो लाइक प्रेशर पुशेस व्हाट, पानी। और ये किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। इलेक्ट्रिक करंट सीरीज में और ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये बैटरी है, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में कितना वर्क लगता है किसी चार्ज को मूव करने में, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। अब पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर अगर इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग। अब चार्ज को मूव करने में 4 कूलम्ब जो है मतलब कितना वर्क डन हुआ इन मूविंग 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सबसे पहला आपका काम हमेशा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। वर्क डन आपको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे क्या है आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। वर्क डन आपको दे रखा है जूल। देखिए ऐसा यूनिट भी होता है एनर्जी, जो वर्क का जो ऐसा यूनिट वो होता है, क्या होता है, जूल से। तो जूल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लोगों की यूनिट से। तो कितना दे रखा है, 20 जूल, ठीक है। अब इसमें कुलाम जो हमारा क्यू है कितना दे रखा है, 4 कुलाम। वोल्ट हमें नहीं पता, सीधा फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस मैम, जिसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। W इज द वर्क डन जो जूल में होता है। Q इज द चार्ज जिसकी एसआई यूनिट क्या है, कुलाम। बस क्वेश्चन में पुट करो, ये लो आपको आ गया, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो फॉर 4 मिनट थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पूछा है चार्ज कितना होगा और वर्क डन कितना होगा। आपको गिवन क्या है पहले ये लिखेंगे। देखिए आपको करंट दे रखा है मैम, एम्पियर से पहचान गया। टाइम आपको दे रखा है 4 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, 240 सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए, राइट। आपको वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है। आपसे पूछा चार्ज, चार मतलब क्या होता है, क्यू।
तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना, क्या मैम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें अगर Q निकालना हो तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी करेंगे तो इससे आपकी वैल्यू Q की निकल जाएगी 120 कूलाम। अब वर्क डन हम निकाल लेते हैं। वर्क डन अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैम? V इज इक्वल टू क्या होता है, Q। V इज इक्वल टू कितना वर्क, सॉरी हमने क्या पढ़ा वर्क डन में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना वर्क डन अपॉन चार्ज Q। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते W इज इक्वल टू V इंटू Q, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। तो ये लो, ये फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू पुट करो। V आपको ऑलरेडी दे रखा है, चार्ज आपने निकाल लिया, ये लो आंसर आ गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल्स। देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है, सेल है, बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, एमीटर है, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, राइट। अब इसमें आपको ये आप क्लास 8-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल है, मतलब एक ही सेल है, तो कैसे एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला सिंबल नेगेटिव होता है। नेगेटिव के साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। अब एक बैटरी है तो बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बन जाते हैं। अब आपका प्लग की स्विच जब ऑन होता है तो इस तरीके से, स्विच जब क्लोज्ड होता है तो इस तरीके से, एक वायर है इस तरीके से, अब वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग इस तरीके से। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है इस तरीके से सिंबल होता है। रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस को हम इस तरीके से करते हैं सिंबल, और वेरिएबल रेसिस्टेंस और रिहोस्टेट को बस इसी तरीके से होता है, एक इस तरीके के एरो लगा देते हैं। एमीटर को पता है आपको क्या है, किस डिवाइस, करंट की डिवाइस को किससे मेजर करते हैं, करंट को एमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो ये इस तरीके से एमीटर और ये वोल्ट मीटर। ये देखिए इसमें एक पूरा डायग्राम है, ये क्वेश्चन भी आया है आप करने के लिए। तो ये देखो एक वायर है मैम, इस वायर से एक स्विच लगा है, एक सेल है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये एमीटर ऐड किया है, यहाँ क्या है वोल्ट मीटर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये क्या है रेजिस्टेंस आर है। अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसमें हम I इज इक्वल, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें V इज इक्वल टू IR। क्या हो जाएगा IR। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा R लगेगा। अब R क्या है मैम, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का क्या काम है, करंट को रोकना, उसको ब्लॉक करना, किसका काम होता है, रेसिस्टेंस का काम होता है। तो ओम्स लॉ जो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, या फिर हम बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसमें V इज इक्वल टू IR, जिसमें R क्या है आपका रेसिस्टेंस दैट ब्लॉक द करंट, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को V से मेज़र करते हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसकी मेजर्ड इन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रिक करंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था I से, और मेजर्ड इन एम्पियर में हमने रेसिस्टेंस R जो होता है उसे मेजर करते हैं ओम्स में, आपको याद रहना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर 2020 में CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्शन भी आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए 1 मिली एम्पियर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर किसने बराबर होता है, 10 की पावर -6 एम्पियर। माइक्रो याद रखना 10 की पावर -6 एम्पियर,
मिली बस m बस बना रहेगा 10, मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, ये याद रखेंगे। मिली के लिए 10 की पावर -3 और माइक्रो को एम्पियर में चेंज करना है 10 की पावर -6, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 1 मिली एम्पियर, आप देख रहे हैं 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर आर रेस्पेक्टिवली। देखिए सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, ये एमसीक्यूज के फॉर्म में, आपको पता है। जल्दी बताइए मिली एम्पियर किस में होगा? 10 की पावर -3 एम्पियर मैम, और माइक्रो एम्पियर मैम 10 की पावर -6 एम्पियर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, राइट। अब ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी देख लीजिए, सीबीएसई 2019 में आया था ये। when a 4 volt battery is connected across unknown resistors, there is a current of 100 microampere. देख लीजिए 100 microampere in the circuit. The value of the resistor is, हमसे क्या पूछा है, पहले हमें ये पता चलना चाहिए क्या पूछा गया। रेसिस्टेंस पूछा है मैम, ये हमें नहीं पता। 4 वोल्ट मतलब हमको क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, कितना मैम 4 वोल्ट दे रखा है, ओके। और आपको क्या दे रखा है मैम, करंट I दे रखा है, कितना बोलिए 100 माइक्रो एम्पियर। 100 माइक्रो एम्पियर है बेटा, माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में जाने से क्या करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई, कितना होता है 10 की पावर -3, बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो, कन्वर्ट कर दो, मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। 10 की पावर -3 होता है, आपको ऑलरेडी पता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ओम्स लॉ यूज़ कर लो, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, क्या होता है V इज इक्वल टू ओम्स लॉ, एक सेकेंड, ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू IR। हमें क्या चाहिए मैम R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I जो इसके नीचे चला जाएगा ना, तो V अपॉन I आ जाएगा। लो ये रहा, वैल्यू पुट करो, आ गया आपका रेसिस्टेंस, राइट। अब न्यूमेरिकल्स कुछ और करते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड। देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, राइट। अ बल्ब ऑपरेट 220 वोल्ट एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। आपको ऑलरेडी आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल टू IR। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। If a voltage across the resistor is doubled, while the resistance remains constant, what happens to the current? बोला रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन या वोल्टेज वाले रिलेटेड हो या करंट, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगे तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, V इज इक्वल टू IR। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अगर बोला है कि वोल्टेज डबल हो जाए और बोला है रेसिस्टेंस सेम रहे, तो I क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। याद रखना, जब भी रेसिस्टेंस सेम दिया जाएगा तो अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी क्या, करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। कब, जब रेसिस्टेंस सेम रहेगा। देख लीजिए ना, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये और भी क्वेश्चंस हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अ करंट थ्रू अ रेसिस्टर्स 3 एम्पियर एट 12 वोल्ट, व्हाट विल बी द करंट इफ द वोल्टेज बिकम इतना। अगर वोल्टेज इतना हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है। अलग अलग करके पहले रेसिस्टेंस निकाल दो। पहला रेसिस्टेंस निकालो, कितना होगा मैम 12, वोल्टेज दे रखा, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I होगा मैम। पहला V आपको दे रखा है 12, I कितना दे रखा है मैम 3, दोनों को निकालो, सॉल्व करो, डिवाइड करो, 4 ओम आएगा। अब न्यू रेसिस्टेंस निकालो, न्यू करंट निकालो, कैसे निकालोगे, सेम वही तरीके से। अब आपको क्या दे रखा है इस समय मैम, वोल्ट दे रखा है कितना 24, और इसमें क्या चीज़ सेम है, 24 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4। अभी आपने रेसिस्टेंस निकाल दिया ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, करंट निकालने के लिए, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। V आपको इस पर नया दे रखा है, डिवाइडेड बाई R आपने निकाल दिया है। लो सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। अब एक ये भी क्वेश्चन याद रखना है, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट diagram in which we show the arrangement of different circuit components we find with respect to the resistance। ये CBSE 2023 का है,
अब इसको आपको ऑलरेडी पता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं भाई। वोल्ट मीटर सीरीज में, नहीं भाई। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सही बात है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो 2023 का क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अंडरस्टूड। अब वीआई ग्राफ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आते हैं, तो उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, वीआई ग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, और आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। आई को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, आई इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, राइट। ऐसे अगर हम लेंगे तो आई एक्स एक्सिस पे हो गया, आई जो है हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया, और वी क्या हो गया, वाई एक्सिस पे। इसमें कंक्लूशन क्या निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ऑलरेडी आपको पता है वीआई ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। द कंडक्टर, ऐसे वाले कंडक्टर किस चीज को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को, और इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, और हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। और ग्राफ कैसी बनेगी मैम, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बनेगी। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये वीआई ग्राफ है फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी लिया, एक्स एक्सिस पे करंट लिया। स्लोप जो है कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो ये ओमिक कंडक्टर के लिए वीआई ग्राफ है जो स्ट्रेट है। अब देखिए मैम, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको समझते हैं। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, देखिए ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, अ कंडक्टर्स दैट ओबे ओम्स लॉ वी कैन कॉल इट ओमिक कंडक्टर्स, राइट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन पर होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसमें एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, ओमिक कंडक्टर होता हो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर के लिए, कॉपर वायर, सिल्वर वायर। अब इसमें आप ग्राफ देख सकते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। देखिए ओमिक कंडक्टर आपने ऑलरेडी देख लिया, वी होता है, आई होता है, आर जो होता है कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नॉन ओमिक कंडक्टर में आप इधर वोल्टेज ले रखे हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे आपने करंट ले रखा है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट ना हो तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, राइट। नॉन ओमिक कंडक्टर भी देख लिए। नॉन ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस चेंज होता रहता है विद करंट और टेम्परेचर। वी.आई. इज अ कर्व्ड ग्राफ, जो वी.आई. ग्राफ होती है इनकी कर्व्ड होती है। एग्जाम्पल आप फिलामेंट बल्ब हो गया, डायोड हो गया, या फिर मिस्टर हो गया। फिलामेंट जो बल्ब होता है डज नॉट ओबे ओम्स लॉ बिकॉज इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। आपको रीज़न याद रखना है क्यों ये ओबे नहीं करता ओम्स लॉ को, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है कर्व्ड लाइन बनती है ना वी.आई. ग्राफ, और रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं होता है, और ये इंक्रीज होता रहता है विथ टेम्परेचर के साथ। अब ये क्वेश्चन है CBSE 2020 का। वी.आई. ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ? ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ग्राफ। एक आपने ऑलरेडी सर्किट डायग्राम जो है हमने बहुत सारा देख लिया, आप बना सकते हैं। इस ग्राफ से आप क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मैम, है ना, क्या है मैम, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस तो आपको पता है, ये अगर मान लीजिए हम ये आपको ग्राफ दे रखा है, करंट क्या दे रखा है, इधर देखो करंट आई है, आपको ऐसे पेपर में वैल्यूज दी जाएगी, और वी वोल्टेज वाई एक्सिस पे है, और इसमें हमें ये देखा हम ये क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है आर जो है कांस्टेंट है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है वी.आई. ग्राफ। अब हम इसमें एक एक करके फॉर्मूला निकाल लेंगे और देखेंगे कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या कांस्टेंट आ रही है, क्या सबके लिए सेम ही आ रही है कि नहीं, तब हमें पता चल जाएगा कि इस ग्राफ से हम क्या इन्फर कर रहे हैं। तो अगर हम एक निकाल के देखते हैं, देखिए R इज इक्वल टू वी अपॉन आई करेंगे, तो हम R की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए हमने ये वाली वैल्यू ली 0.4 ली, और I की वैल्यू हमने क्या ले ली, इस पे I की वैल्यू हमने ले ली 1.0। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम। तो आप चाहे कितना भी सॉल्व कर लो, सबकी रीडिंग निकाल लो, द रेसिस्टेंस इज 4 ओम्स फॉर ऑल रीडिंग्स।
Therefore, the resistance of the nichrome wire is constant and it's obey Ohm's law. अब देखिए इन्फ्रेंस क्या है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का. नाइक्रोम वायर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 4 ओम. अब ये देख सकते हैं, डायग्राम आप बना सकते हैं इसके बेस पे. ये देखिए एक वोल्ट मीटर जो हमने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है. ये करंट आई है, ये एमीटर ऐड किया है, ये की है, ये वायर है नाइक्रोम की. इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट. आईवी और वीआई ग्राफ जो है ये ट्रिक से आपको याद करना होगा. नाउ आईवी ग्राफ एंड वीआई ग्राफ. अब देखिए आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. देखिए आईवी ग्राफ क्या है. आईवी ग्राफ में मगर अगर जो करंट है अगर वाई एक्सिस पे हो और जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो एक्स एक्सिस पे हो, तो जो स्टीपर लाइन बनेगा, मतलब रेसिस्टेंस कम रहेगा, लेस रेसिस्टेंस आईवी ग्राफ में. अगर वीआई ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे वी रहेगा और एक्स एक्सिस पे आई रहेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा. जैसे हम इस डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं. देखिए इसमें स्टूडेंट्स कैरीज आउट and VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3 respectively. Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है. देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा बोर्ड में भी आता है, राइट. तो इसको समझते हैं. देखिए अब आपका Y एक्सिस पे क्या है, I है, X एक्सिस पे क्या है, V है. तो ग्राफ कैसी बना मैम, IV ग्राफ बना. अब आईवी ग्राफ बनना है तो इसमें आपको याद रखना है जो करंट के जितना पास होगा, मतलब जो करंट के पास जितना ज़्यादा पास रेसिस्टेंस होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा. ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि रेसिस्टेंस के पास, जैसे ये R1 रेसिस्टेंस है, या R2 रेसिस्टेंस है, R3. अब बताइए तीनों में से करंट के आई के पास कौन ज़्यादा है मैम, R1 है. अगर R1 सबसे पास है तो इसका मतलब R1 का सबसे कम रेसिस्टेंस. याद रखना R1 का मैम सबसे कम रेसिस्टेंस होगा. जो I के जितना पास उसका सबसे कम रेसिस्टेंस, जो I के जितना दूर उसका उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस. इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा. अब आप चेक कर लो. देखो R1, R2, R3 क्या तीनों बराबर है? नहीं मैम. R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3? नहीं मैम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये आईवी ग्राफ है ना. आईवी ग्राफ में मैम, आईवी ग्राफ में आपको देखना है कि मैम सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का होगा. सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो ये जितना ज़्यादा आई से जितना ज़्यादा दूर उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी आर. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. इन द गिवन ग्राफ I1 हैज़ ग्रेटेस्ट स्लोप. अब देखिए ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्लोप सबसे ऊपर कौन है मैम, R1 सबसे ऊपर है. जिसका ग्रेटेस्ट स्लोप होगा उसकी उतनी ही कम क्या होगी, रेसिस्टेंस. हमने बोल दिया था, सिंपल सा मीनिंग है, आपको एक ट्रिक याद रखना होगा. जो करंट के जितना पास उसका उतना ही कम रेसिस्टेंस. अब R2 जो है मीडियम स्लोप है तो मीडियम रेसिस्टेंस होगा. R3 सबसे स्मॉलेस्ट स्लोप है तो उसकी सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, इसलिए ये आंसर होगा. नेक्स्ट, ये CBSE 2023 में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए. VI ग्राफ फॉर कंडक्टिंग वायर्स A एंड B एज शोन. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है सेम उसी तरीके का है. इफ बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस. पहले ही बोल दिया, अगर दोनों वायर्स जो हैं सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस है तो विच ऑफ द टू इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेसिस्टिविटी. इनमें से किसकी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी. अब देख लीजिए. अब इसमें देखिए, अब ये ग्राफ को पहले आपको देखना है, ये कौन सा ग्राफ है. वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, वी है. एक्स एक्सिस पे क्या है, आई है. तो कौन सा ग्राफ बन गया मैम, वी ग्राफ बन गया. अब वी ग्राफ में ये क्या है, ये जो लाइन गई है ए की बी की, ये रेसिस्टेंस है ना बेटा. अब देखिए करंट के पास कौन सा वाला ज़्यादा है, ए है कि बी वाला है. मैंने आपको ट्रिक से याद कराया मैम, बी वाला ज़्यादा पास है करंट के. तो अगर ये ज़्यादा पास है तो इसकी रेसिस्टेंस कम होगी
और जो करंट से दूर है उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो मैम वैसे भी ये वी ग्राफ है, तो मतलब ए वायर की जो है वो जो ए वायर है उसकी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी, इसकी तो कम होगी अकॉर्डिंग टू आई के हिसाब से। इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, मतलब वोल्टेज के पास वाला जो ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वायर ए जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बोल दिया वी आई ग्राफ हैज़ ग्रेटर स्लोप विद हैविंग अ ग्रेटर रेसिस्टिविटी, जिसमें हमारे पास ए वायर की ज़्यादा रेसिस्टिविटी है। अंडरस्टूड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? ऑपोजिशन टू द करंट, मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने का काम करता है। आप देखते हैं आपका मोबाइल फ़ोन जब आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, क्यों? तब आप थोड़ी देर रख देते हैं, क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस ने क्या कर दिया है, उस करंट के फ्लो को अपोज कर लिया है। ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। अब आपको याद रखना है जितना ज़्यादा मोटा वायर इंपॉर्टेंट है, थिक वायर लेस रेसिस्टेंस, पतली वायर ज़्यादा रेसिस्टेंस, ठीक। ऐसा यूनिट होती है ओम्स, वहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया। लेंथ डायरेक्टली रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रखना होगा, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। अब इसमें मैम R क्या है आपको ऑलरेडी पता है मैम, रेसिस्टेंस होता है। रो क्या है मैम, रेसिस्टिविटी है। L क्या है मैम, लेंथ है। और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को? देखिए, जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और किस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस? मटेरियल पे भी, टेम्परेचर पे भी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस मेटल का भी बढ़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए दे रखा है CBSE 2023 में सैम्पल पेपर में कि एक मैंने बना दिया है नोट कि व्हेन अ टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है बेटा? कि अगर हीट ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे, फिर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द फ्लो ऑफ एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, मतलब वो अपोज करेंगे, राइट। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जिससे डिफ़िकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना। रेसिस्टिविटी अभी हमने डिस्कस किया था। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। और यहाँ रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। ऐसा यूनिट क्या है रेसिस्टिविटी की, उसकी ओम थी, इसकी ओम मीटर है। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टिविटी, हमें एक चीज़ पता चल गया है कि रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल की, कैसा मटेरियल है, और टेम्परेचर। सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखना है रेसिस्टेंस सब पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, बट ये सिर्फ नेचर कैसा है मटेरियल का और टेम्परेचर पे। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर या शेप ऑफ कंडक्टर। कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे गुड कंडक्टर्स हमारे हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी कम होती है। जैसे जो हमारी इंसुलेटर्स वगैरह होते हैं, रबर, प्लास्टिक, उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ वायर हैज़ रेसिस्टेंस R एंड इट्स लेंथ, अगर मान लीजिए एक वायर है उसका रेसिस्टेंस R है और उसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाए, मतलब 2L हो जाए, और एरिया रिमेन्स A रहे, तो फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले ओल्ड रेसिस्टेंस निकालो फिर नया रेसिस्टेंस निकालो। तो तरीका क्या है मैम, इनिशियल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। फिर नया रेसिस्टेंस लिखो, नया रेसिस्टेंस में जो भी चीज़ें चेंज हुई वो आप पुट करते जाओ। न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो का रो में कोई चेंज नहीं है मैम, लेंथ जो है डबल हो गया है, तो आप लिखो लेंथ, क्या लिखोगे, न्यू लेंथ, मतलब 2L मैम। न्यू लेंथ क्या हो गया, 2L, डिवाइडेड बाय
न्यू एरिया क्या है, एरिया सेम ही है मैम, ए ही रहेगा। तो देख लीजिए रो 12/a, रो को बाहर निकाल दिया तो सॉरी हमने क्या लिखा, रो 12/a लिखा है, जिसमें हमने 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकाल दिया, रो L/a। अब रो L/a क्या है बेटा जी, रेसिस्टेंस है, तो न्यू रेसिस्टेंस कितना बना, 2R मैम, सिंपल। अब ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। रेसिस्टेंस R दे रखा है, कुछ भी चेंज हो, अब बोला है कि मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया। देखिए अब इसमें क्या है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आपको दे रखा और लेंथ बोला 12 हो गया है, और जो एरिया है वो कितनी हो गई है, एरिया 12A/2 हो गया है। सबसे पहले सेम ही तरीका मैम, ओल्ड रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो/L, न्यू रेसिस्टेंस आप रो लिख दो और लेंथ आपकी 12 आ गई तो 12 लिख दो, एरिया A/2 लिख दो, और फिर 2 दूनी 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को बाहर निकाल दो और रो L/A करो, जिसमें रो L/A क्या है आपका रेसिस्टेंस जो पुराना वाला था, लो 4R हो गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, एक और भी क्वेश्चन दे रखा है, तो इस तरीके से आप इंसुलेटर सिलेंड्रिकल ऑफ कंडक्टर, देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, वेल आप खुद करके देखना। और ये वाला क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेसिस्टेंस आपको R दे रखा है। अ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, देख लीजिए लेंथ 12 हो गया एंड रेसिस्टेंस R है, पर यहाँ वर्ड आपको याद रखना सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है। फाइंड क्या करना है, ये ऐसे वर्ड पे बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ठीक है। सो फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले कंडक्टर का, फर्स्ट कंडक्टर का निकाल दो, रेसिस्टेंस R1 कितना होगा मैम, रो L/A। सेकंड कंडक्टर का निकाल दो, अलग अलग है ना, सेकंड कंडक्टर R2 निकाल दो मैम, रो, अब लेंथ कितनी हो गई, पहले वाले में इतना ही था, अनदर कंडक्टर कितनी हो गई लेंथ मैम 12/A, ठीक है। सिंस द रेसिस्टेंस इज सेम, रेसिस्टेंस सेम है तो मैम R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। तो लो R1 हमारा R2 के बराबर है, R1 हमारा रो L/A है, इसमें चेंज कर लो, 2 बाहर निकाल दो, तो जनरल P एंड I फ्रॉम मतलब रो एंड I फ्रॉम बोथ द साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/A इज इक्वल टू 2A, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा, समझे। सो इफ रेसिस्टेंस रिमेन सेम, याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सेम मटेरियल या रेसिस्टेंस रिमेन सेम, तो इसके लिए अगर बोला जाए लेंथ डबल तो एरिया भी डबल, लेंथ ट्रिपल तो एरिया भी ट्रिपल, अगर लेंथ आधा हो जाए तो एरिया भी हाफ हो जाए, क्योंकि हम वैसे भी फॉर्मूला जानते हैं बेटा जी, R इज इक्वल टू रो L/A। अगर मटेरियल सेम होगा तो लेंथ अगर डबल हुआ तो एरिया भी डबल हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल होगा तो एरिया भी ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।